Assalamualaikum everyone. So today in this video we are going to start the congestive heart failure. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं. ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ठीक है, अकर व्हेन हार्ट कैन नॉट जनरेट सफिशिएंट आउटपुट टू रीच मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द टिश्यू. मतलब क्या है कि हार्ट जो है वो सफिशिएंट ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा आउटसाइड द हार्ट. ठीक है, बट जब वो सफिशेंट ब्लड पंप नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मेटाबॉलिक डिमांड्स है डिफरेंट ऑर्गन्स की, डिफरेंट टिश्यूज़ की ऑल ओवर द बॉडी, वो अचीव नहीं होगी. ठीक है, और इवन अगर वो मेटाबॉलिक डिमांड अचीव हो भी गई है तो मसला क्या होगा कि नॉर्मल फिलिंग प्रेशर जो था ना, उससे ज़्यादा फिलिंग प्रेशर में हार्ट अपना काम करेगा. मतलब हार्ट जो है वो, मतलब यही मसला है कि हार्ट जो है मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो टिश्यूज़ की पूरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर पूरी कर भी पा रहा है तो वो हाई फिलिंग प्रेशर होगा उसका एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास या तो डिमांड जो है वो हमारी टिश्यूज़ की, या तो क्या होता है, हार्ट फेलियर अकर ड्यू टू ग्रेटली इंक्रीज टिश्यू डिमांड, मतलब टिश्यू की डिमांड या बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है, या तो क्या होता है कि जैसे एक्सरसाइज की कंडीशन होती है, उसमें हमें बॉडी को डिफरेंट मसल्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट लंग्स वगैरह को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा हो गई है. ठीक है, तो इस कंडीशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो ब्लड की रिड्यूस्ड हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है. ठीक है, अच्छा, अब हार्ट फेलियर किन वजूहत की वजह से होता है? ये तो हम लोगों ने ऊपर तो जनरल बात की है ना, डेफिनेशन की बात की कि आउटपुट प्रॉपर नहीं होता, मेटाबॉलिक डिमांड जो होती है वो अचीव नहीं होती टिश्यू की. ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ये किस वजह से होता है. देखो, या तो कोई सिस्टली में मसला है, मतलब सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, मतलब कि हार्ट प्रॉपरली पंप ही नहीं कर रहा बाहर, मतलब कंट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं हो रही. क्यों प्रॉपर नहीं हो रही? फॉर एग्जांपल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है. इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई पोर्शन होता है हार्ट का जिसका इस्कीमिया हो जाता है. ऑब्वियसली इस्कीमिया हो गया तो वो जगह तो ख़राब हो गई, वो काम के काबिल नहीं है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ख़राब जगह है उसको तो छोड़ दो, लेकिन जो बची कुछ जगह है वो कोशिश करेगी कि मैं हार्ट को प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट करवाऊँ. ठीक है, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल हार्ट वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी. तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हार्ट पे जो है लोड ज़्यादा हो गया था. ठीक है, इसके अलावा हाइपरटेंशन में क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑल ओवर द बॉडी ज़्यादा हो जाती है. जब वो ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता ब्लड को. क्यों नहीं पंप करता? क्योंकि ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, मतलब बॉडी में प्रेशर जो होता है वो, मतलब रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस को अपोज करने के चक्कर में वो इतना ज़ोर ज़ोर से पंप हो रहा होता है कि हार्ट को नुकसान पहुंचता है. ठीक है, तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन हमने सबसे पहले कर लिया. फिर आता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन. डायस्टोलिक डिसफंक्शंस में क्या होता है कि हार्ट में जैसे डायस्टल नहीं हो रही, मतलब वो डायस्टोलिक, मतलब फिलिंग जो होती है ना वो नहीं हो रही प्रॉपर. क्यों नहीं हो रही? या तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब हार्ट की कोई हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, या कोई फाइब्रोसिस हुई हुई है, या कोई एमाइलाइड डिपोजिशन हुई हुई है. ठीक है, या तो हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस वगैरह हुआ है जिसकी हार्ट के जो वॉल्स हैं उनमें जो जगह थी वो अब कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल. ठीक है, और जो नॉर्मली हमारे पास 50% जो हमारे पास कंजस्टिव कार्डिक फेलियर्स होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शंस की वजह से होते हैं. ठीक है, अच्छा, और ओल्डर लोगों में ज़्यादातर होता है. ठीक है, इसके अलावा थर्ड हमारे पास है कि वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स हो, या कोई स्टेनोसिस हो, या रिगर्जिटेशन हो, या प्रोलैप्स वगैरह हो, वो भी हमारे पास कंजस्टिव कार्डिक फेलियर कॉज कर सकता है. ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया हो, या हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया हो एक्यूटली, मतलब एकदम ज़्यादा हो गया, तो इट कैन लीड टू कंजस्टिव कार्डिक फेलियर. क्या क्या है बताया मैंने, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो, या कोई डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो, या वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स हो, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया हो. ठीक है, या तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डिक फेलियर. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दो टाइप ऑफ फेलियर्स होते हैं. पहले हम लोग कर लेते हैं जर्नली ना, ये कंजस्टिव कार्डिक फेलियर की टाइप्स नहीं है, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे पास फेलियर्स हो सकते हैं इस तरह की. किस तरह के होते हैं? या तो फॉरवर्ड फेलियर होता है, या तो बैकवर्ड फेलियर होता है. फॉरवर्ड फेलियर ये होता है कि ब्लड आगे की तरफ, हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा आगे की तरफ, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रहा, या लंग्स में प्रॉपर्ली नहीं जा रहा. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड फेलियर होता है. तो फॉरवर्ड फेलियर में क्या होता है कि जब हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब हार्ट में ब्लड ज़्यादा रह रहा है, तो इसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, और अल्टीमेटली वीनस प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, अच्छा,
दूसरा है कि बैकवर्ड फेलियर। बैकवर्ड फेलियर में क्या होता है कि हार्ट जो है, फॉर एग्जांपल हम राइट एट्रियम की बात करते हैं, राइट एट्रियम से आगे ब्लड जा ही नहीं रहा। जब उससे आगे ब्लड जाएगा ही नहीं, मतलब वो कंट्रैक्ट और डायलिटेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वीनस जो वेन्स में ब्लड आ रहा है ना, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है वो प्रॉपरली हार्ट के अंदर जा नहीं पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी वीनस कंजेशन हो जाएंगी, मतलब वेन्स कंजेस्ट हो जाएंगी। ऑब्वियसली वो ब्लड वो नहीं हो रहा, इसकी वजह से क्या होगा कि दैट इज़ अ कॉज ऑफ द बैकवर्ड फेलियर, ठीक है, मतलब हार्ट से वापस वीनस सर्कुलेशन में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कर लिया कि हमारे पास बैकवर्ड फेलियर क्या होता है, फॉरवर्ड फेलियर क्या होता है, कॉजेज ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नॉर्मली बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है ना अगेंस्ट एनी डैमेज, ठीक है, अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास फर्स्ट आता है स्टार्लिंग फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, ठीक है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, नॉर्मली की पहले बात कर लेंगे ना। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल में कोई मसला आ गया, ठीक है, वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा ब्लड भेजना है, ठीक है, क्योंकि बॉडी की डिमांड ज़्यादा हो गई है, अब कुछ और बचा है, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, कुछ और मसला है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम जो है जब ज़्यादा हो जाएगा तो वेंट्रिकल में हमारे पास जो डिफरेंट मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेच जब वो हो जाएंगे वेंट्रिकल के मायोफिब्रिल्स, तो अल्टीमेटली जब वो स्ट्रेच दोबारा स्नैप बैक करेंगे तो हमारे पास वेंट्रिकल ज़ोर से कंट्रैक्ट होगा। जब वो ज़ोर से कंट्रैक्ट होगा तो जो बॉडी की डिमांड थी ना, वो वापस बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंगली ब्लड जो है वो बॉडी में पंप हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म में कि बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने उसको ब्लड सप्लाई करना है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की डिमांड ज़्यादा है तो वेंट्रिकल में जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं, वो जब वो दोबारा स्नैप करते हैं तो वेंट्रिकल बहुत ज़ोर से कंट्रैक्ट होता है। जब वो ज़ोर से कंट्रैक्ट करता है तो वो बॉडी की अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड्स बॉडी को ब्लड को पंप कर देता है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। लेकिन अगर डैमेज कोई बहुत ज़्यादा, और ये कंपनसेटरी हार्ट फेलियर, मतलब अगर कोई कंपनसेटरी हार्ट फेलियर हुआ है ना तो उसको हम मेंटेन करने के लिए हार्ट कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर डैमेज बहुत मज़ीद हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास जो कंपनसेटरी हार्ट फेलियर था, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, अब वो अनकंपनसेटेड हार्ट फेलियर में चला जाएगा, मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म भी एक हद तक काम करता है, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर कर सकता है, मतलब ठीक कर सकता है, कुछ हद तक ठीक कर सकता है, लेकिन इस तरह नहीं है कि बस बहुत इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी डूइंग इट्स एक्शन, ठीक है, मतलब एक हद तक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट न्यूरो हार्मोनल सिस्टम होते हैं। न्यूरो हार्मोनल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि एक तो हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें पता है नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है वो हमारे पास बीटा 1 ऑफ द हार्ट पे एक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी, कार्डिक आउटपुट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अब बॉडी को पता लग गया कि बॉडी में ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करेगा, ये हमारे पास डिफरेंट एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ कराएगा, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, कार्डिक हाइपरट्रॉफी वगैरह हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सोडियम वाटर रिटेंशन वगैरह ज़्यादा हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है टू कंपनसेट ऑल द डैमेज हैपनिंग इन द बॉडी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें एक हद तक कंट्रैक्शन चाहिए होती है, एक हद तक हमें बॉडी में ब्लड चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि बस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और लीटरों पे लीटर जो है वो बॉडी में स्टोर होता जाए, इस तरह नहीं होता। तो इसकी स्टॉपेज के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एथिल नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड, वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रैक्शन जो होती है वो रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाती है और रास जो एक्टिवेट हुआ है वो डीएक्टिवेशन हो जाती है कंपनसेटरी मैकेनिज्म में, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है मायोकार्डियल स्ट्रक्चरल चेंज इंक्लूड ऑगमेंटेड मसल मास, ठीक है, मायोकार्डियल स्ट्रक्चरल चेंज इंक्लूडिंग ऑगमेंटेड मसल मास, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं, मतलब अगर डैमेज इतना ज़्यादा है ना तो क्या होगा कि हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, मास उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास इन दो चीज़ों को हम लोगों ने ओवरकम करना होता है, एक प्रेशर ओवरलोड स्टेट को कंट्रोल करना होता है और एक वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट को कंट्रोल करना होता है। तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, मतलब हार्ट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो हमें चाहिए कि वॉल को हम बहुत मजबूत बनाएं ना कि वो प्रेशर जो है वो उसको विथस्टैंड कर सके। तो क्या होता है
कि द वॉल इज़ गोइंग टू, उसके जो वॉल्स हैं मतलब मायोसाइट्स हैं उसमें सार्कोमेर्स की एडिशन होना शुरू हो जाएगी। जब सार्कोमेर एडिशन होने शुरू हो जाएगी ना तो वॉल थिक हो जाएगी। जब वॉल थिक हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो प्रेशर को कॉम्पनसेट कर पाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, वेंट्रिकल का साइज़ वही रहेगा लेकिन वॉल थिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप वॉल्यूम को आप कंपनसेट करना चाह रहे हो, वॉल्यूम ओवरलोड को, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी सार्कोमेर ऐड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो लेंथ है मसल फाइबर की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ऑब्वियसली स्ट्रेच हो जाते हैं। वॉल्यूम को हमने कंपनसेट करवाना है, स्ट्रेच कर जाए, मतलब एक गुब्बारा है जिसमें हम पानी डालेंगे तो स्ट्रेच होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डायलेट होता जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ओवरलोड को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास एक हार्ट एज अ गुब्बारा, एज अ बैलून समझना है, ठीक है, कि उसको आप जब उसमें जितना पानी जाएगा, जितना ब्लड जाएगा, वो उतना ही फूलता जाएगा। दिस इज़ अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, लेकिन उसकी थिकनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कंपनसेटरी मैकेनिज्म में। हमने क्या क्या पढ़ा है, एक फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरो हार्मोनल सिस्टम पढ़ा है। एक हमने माइकार्डियल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं जिसमें हमारे पास प्रेशर ओवरलोड स्टेट को ठीक करना है और वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट को ठीक करना है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली जो है ना इसकी जो टाइप्स है ना कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।